अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, मानसून सीज़न जारी है और इस सीज़न में हम देखते हैं कि हर साल ही भारत से जो आबी जारियत का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। भारत से आने वाले सैलाबी रेले ने इस वक्त कसूर में तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात ऐसे हैं जो कि ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं और हर साल हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी जो तैयारी है वो हम नहीं करते। हर साल हम यही खबर शेयर करते हैं कि भारत आबी जारियत तो करता है, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास उस वाटर स्टोरेज का कोई भी प्लान मौजूद नहीं है। हेड गंडा सिंह वाला पर हम देख रहे हैं कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां 2,78,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और आइंदा 24 घंटे में मजीद रेलों की आमद का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। उसके साथ साथ दरियाए सतलुज में भी पानी की जो सतह है वो बुलंद होने से उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और भावलनगर की हम बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। इसके साथ साथ दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब ऊंचे दर्जे में तब्दील हो गया है। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट से भी तजावुज कर चुकी है और यहाँ पर भी दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। जबकि बताया जा रहा है कि भारत से आज भी मज़ीद पानी दरियाए सतलुज में दाखिल होगा और दूसरी तरफ दरियाए सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है। पानी के जो हैं वो दरियाए सिंध पहुँच चुके हैं। हुक्काम ने दरिया किनारे जो आबादियाँ हैं उनको फौरी तौर पर इनखला करने का कहा है ताकि जो मज़ीद नुकसानात हैं उनसे बचा जा सके। इस हवाले से तमाम इदारे भी मुतहरिक हैं, लोगों के इनखला के हवाले से भी वहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि लोगों को इस हजीमत का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ऐवान सदर सियासत ज़दा करार, इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। बिजली बिल आउट ऑफ कंट्रोल, डॉलर नापैद, स्टॉक मार्केट में मंदी। डॉक्टर अफान कैसर ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया। बाबरपुर आज़म अफगानिस्तान को नाको चने चबवाने के लिए तैयार। और इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज से हल्का बंदियों पर काम का आगाज कर दिया है। हल्का बंदियों का ये काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हल्का बंदियों के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान कर दे, जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के लिए हमें काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही है और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो एक ही नज़र आ रहा है। इन दोनों ने ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है और अब देखना यह है कि ये दोनों सियासी जमातें इस मामले पर कामयाबी हासिल कर सकेंगी या नहीं। उधर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की हैरानकुन ट्वीट से मजीद जो हैरानी के पहलू हैं वो निकल रहे हैं और इस अहम मामले पर कानूनदान हैं उनकी राय भी काफ़ी तकसीम नज़र आ रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सदर जो कह रहे हैं उन्हें वो साबित भी करना होगा, वो फाइल उन्हें दिखानी होगी जिसमें लिखा हो कि वो इस बिल को वापस कर रहे हैं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर सदर ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए हैं तो फिर उन्हें मुआफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए और उन्हें अपने अमले के खिलाफ FIR कटवानी चाहिए। दूसरी जानिब PTI रहनुमा और माहिर कानूनदान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बिल वापस भेजते वक्त किसी भी तहरीरी तबसरे या फिर राय की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आर्टिकल 75 के तहत सिर्फ पैगाम ही देना होगा कि बिल वापस किया जा रहा है। जबकि सदर की ट्वीट के बाद ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त में यह कहा है कि सदर ममलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। जबकि रद्द अमल में सुबकदोश सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर को खत लिख दिया है। खत में वकार अहमद कहते हैं कि बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में वसूल हुआ। सदर ममलिकत को यह बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया। हकायक वाज़े हैं, ना मैंने बिल्स के मामले में ताख़ीर की और ना बेकायदगी की और ना इसे नज़रअंदाज किया। हकीकत यह है कि फाइल्स अभी भी सदारती चैम्बर में ही मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत ने उन्हें बुलाया तो फिर वो रिकॉर्ड के साथ जाकर हकायक बताएंगे। रिकॉर्ड पेश करके मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत कायम कर दी गई है, जिसमें साइफर केस में गिरफ्तार वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया है। स्पेशल अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और उधर अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की सहूलियात में इजाफा किया गया है, जिस पर काफ़ी बात की जा रही थी। सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे थे कि तरह तरह की बातें की जा रही थी। एक बड़े छोटे से सेल में रखा गया है, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटेट वहाँ पर नहीं किया जा रहा, तो बताया जा रहा है कि अब उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और इसके साथ साथ सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही के रिमांड में भी
मजीद तौसी कर दी गई है। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर मुमलिकत ने अगर दस्तखत ही नहीं किए तो बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिर वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इस कानून के तहत सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई है वो तो पीटीआई चेयरमैन की हुई है। दो चीजें हैं जी। अभी तक नए कानून के तहत ना तो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही इमरान खान साहब की हुई है। ये 15 अगस्त को एफआईआर हुई और उसके बाद शाह महमूद को पकड़ा गया। ये बात ध्यान में रख लें कि ये 18 अगस्त को गजट नोटिफाई हुआ। अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। बहुत सारे लोग दोस्त गलतफहमी में हैं या गलतफहमी फैला रहे हैं। बहुत सीनियर कानूनदान भी मेरी नजर में इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। यह है कि सदर ने जो ट्वीट किया जिसकी बुनियाद पर ये सारी बात शुरू हुई, उन्होंने आखिरी लाइनों में लिखा कि मैं माफी मांगता हूं उन लोगों से जो इस कानून के तहत आएंगे गिरफ्तार होंगे। मतलब सदर मुमलिकत को पता था कि ये कानून बन गया है। अब 2-3 चीजें हैं जो समझने की हैं कि अगर आर्टिकल 75 को देखा जाए, जहां पहली शिक में लिखा है कि सदर को 10 दिन में इसके ऊपर फैसला करना है, वो है लिख के इनकार करें या इकरार करें। और दूसरी में आ जाता है कि पार्लियामेंट अगर सदर वापस कर देते हैं तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फैसला करेगा, और अगर वो कर देता है दोबारा पास, सदर 10 दिन के बाद करें या ना करें वो गजट नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है। और ये बात पिछले साल जिस कानून को नैब के इमरान खान साहब ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी गजट नोटिफिकेशन शाया हुआ और उसमें लिखा हुआ है डीम टू एसेंट। ये सदर मुमलिकत की इजाजत से शाया किया गया गजट नोटिफिकेशन। आप ये कह रहे हैं आज तक उस पर कोई नहीं बोला। सदर साहब को ये बताना था कि वो इस कानून को मंजूर कर रहे हैं। जी कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो पिछले साल नैब के कानून पे सदर अलवी ने एतराज़ात लगाए, मुश्तरका इजलास ने उसे पास किया, अलवी साहब ने फिर नहीं किया, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सदर की इजाजत से शाया किया गया। ये मतलब फर्ज कर लिया जाता है कि सदर ने इजाजत दे दी। अब आ जाए पहले नुक्ते पे जिस पे लोग ये बहस कर रहे हैं। अली जफर साहब मारे हैं कि ये कानून नहीं है, कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कोई ये बात बताए कि अगर मुश्तरका इजलास की शिक ना होती तो क्या जैसे सदर मुमलिकत इस पे खामोश रहे जानबूझ के, अब तो सदर के सेक्रेटरी का खत आ चुका है सामने, तो क्या सदर के पास वीटो पावर है? क्या सदर अगर किसी बिल को लेके बैठ जाए और वो हुकूमत के मुखालिफ हो, जैसे 16 महीने से वो चल रहा था जी, तो वो तो फिर पार्लियामेंट तो जीरो हो गई ना, कि ना आप मुश्तरका इजलास को भेजेंगे ना आप साइन करेंगे तो वो पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है। ये एक बिल्कुल प्रिंसिपल है और क्लियर है कि जब आपने नहीं दी तो वो शाया हो गया। आपने राय दे दी कि भाई आपने कहा कि इसको दोबारा बनाए, तो फिर आपके लिए मुश्तरका इजलास तलब किया गया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आईनो कानून मौजूद है, फिर आप क्या समझते हैं इतनी मुनकसिम राय क्यों है? बैरिस्टर जो सैफ हैं, सीनियर कानूनदान है, वो इस हवाले से कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, तहरीरी लिखकर देना जरूरी नहीं था। बिल्कुल सही है, लेकिन 9 तारीख को सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को 13 कवानीन लिख कर वापस किए। आपको पता है ना इस बात का जी। और 15 अगस्त को उन्होंने पैमरा लॉ मीडिया इंडस्ट्री की शख्सियात से मुलाकात के बाद दस्तखत किया और उन्होंने कहा कि मैं तमाम कवानीन पढ़ता हूं और मुझे पता होता है। ये कैसी कहानी है जो सदर साहब जुबानी फैला रहे हैं ट्वीट के जरिए, और फिर अपने सेक्रेटरी को रिमूव किया तो जवाबन सेक्रेटरी को लिख के उनको बताना पड़ा कि हुजूर आपके पास ये दोनों बिल गए और हमने आपको डेडलाइन बताई दोनों बिल की, लिख के डायरी नंबर लगा के कि ये आपने साइन करने हैं विद इन दी 10 डेज। साइन का मतलब ये है कि या आप इसको कबूल करेंगे या आप वजूहात देंगे। जैसे मैं आपको बता चुका कि 9 अगस्त को उन्होंने 13 कवानीन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के पास कर दा, सेनेट और कौमी असेंबली से अलग अलग पास हुए, उनके ऊपर आपने नोट लिखा और वापस किया सबको, 13 के अलग किए। तो भाई इसके ऊपर आप जुबानी किससे बातें करते थे और क्यों? या तो आप पहले भी ये करते रहे। मैं इमरान खान साहब के दौर की बात ही नहीं कर रहा, मैं पिछले 16 महीने की बात करता हूं कि जितने कवानीन आए आपने किसी को एक्सेप्ट किया और किसी को रिजेक्ट किया, हर सूरत में लिख के किया। इंतखाबी इस्लाहत को भी आपने रिजेक्ट किया और वो भी कौमी असेंबली के गजट नोटिफिकेशन की जो वेबसाइट है वहां पे पड़ा हुआ है कि सदर साहब की एसेंट से इसको वो समझा ये जाता है। ये पहली दफा एक नया सिलसिला आया कि आपने रोका। आपको पता था कि मेरे साथ होनी है बहुत बुरी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये यू टर्न प्रो मैक्स जो सोशल मीडिया पे इनको लकब मिला ये वही है। मतलब ये खान साहब है यू टर्न, और ये इस तरीके से आए कि पिंडी भी खुश हो गया कि जी कानून बन गया है, गजट नोटिफाई हो गया। और जब पार्टी की तरफ से ट्रोलिंग शुरू हुई
तो एक ट्वीट करके भाग लिए, और जब प्रेशर पड़ा के नाम बताओ तो अपने सेक्रेटरी का दिया। सेक्रेटरी साहब ने उन्हें खत लिख दिया है जी, बिल्कुल। जब मैं आपको खत लिख रहा हूं और आपने मुझे सरेंडर करने के लिए कहा है, ये फाइलें आपके ऑफिस में मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने कहा है जी सुप्रीम कोर्ट तहकीक करे, FIA से कराएं, सदर से कहा है। मैं तमाम दस्तावेजी शवाहिद दूंगा। आपको अगली बात बताऊं, कानून शहादत मौजूद है जिसमें दस्तावेजी शहादत ली जाती है। यहाँ पे बात ही दस्तावेज की, आप कहां पे हैं। फिर सदर के साथ एक आइन में लिखा हुआ है शेड्यूल 4, वहां पे उन ऑफिसर्स की वजाहत मौजूद है कि सदर जब कोई काम करेंगे तो काउंटर साइन उनके साथ कौन लोग करेंगे, ताकि सदर के नाम पे कोई नया ब्लंडर ना हो जाए। उन अफसरों की भी वजाहत की गई है। तो भैया आपने वो सारे अमल जो आपके बकौल, और मैं भी समझता हूं कि सदर साहब से हमारी भी कई दफा बात हुई, वो कवानीन को पढ़ते हैं, वो फरोग नसीम को भी एडवांस बताते थे कि इसमें ये कर लें, मैसेजेस करते थे। उन्होंने आजम नजीर तारड़ के साथ भी यही किया 2-3 कवानीन में। बिल्कुल, पहले भी तमाम बिल्स पर हम देखते हैं कि तमाम चीजों को कन्वे किया जाता है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, सदर पाकिस्तान की मुद्दत खत्म होने में जिस तरह से तकरीबन 17 दिन बाकी रह गए हैं, तो क्या आपको लगता है सदर आरिफ अलवी इस्तीफा भी दे सकते हैं, और क्या उन पर कोई प्रेशर भी होगा इस हवाले से? देखें, जो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बात करूंगा हकाइक की। बेशक वो 9 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वहां आइन में जहां इनकी रिटायरमेंट और 5 साल मुद्दत का जिक्र है, वहां यह भी जिक्र मौजूद है कि नया सदर आने तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नया सदर अगर अगले 6 महीने में पार्लियामेंट के, यानी मतलब आम मुल्क में आम इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर उस इंतखाबात के 1 महीने के अंदर अंदर नया सदर मुंतखब हो जाएगा। सदर साहब खुद इखलाकी तौर पे जरूर सोच सकते हैं कि एक तो मैंने ये काम किया, मैंने ट्वीट किया, माफी मांगी, फिर मैंने कहा कि मेरे सेक्रेटरी को रिमूव कर दें। सेक्रेटरी ने खत लिख के इनके सामने रख दिया कि हकायक ये हैं। फिर इन्होंने जिस सेक्रेटरी को मांगा, हुमैरा अहमद को, उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि इन हालात में मैं नहीं जा सकती वहां। यानी जो सदर मुमलिकत के मनसब पे शख्सियत फायज हों और वो अपने अमल से ये कहें कि उन्होंने तो कह दिया था, जबकि मैं आपको बताऊं, उन्होंने वकार साहब से कहा था कि मेरे ऊपर पार्टी का बड़ा प्रेशर है, मेहरबानी करें आप खामोश हो जाए, और वो लोग खामोश हो गए ट्वीट के बाद। इन्होंने फिर अगले दिन मजीद प्रेशर के बाद वो खत लिख दिया जिस पे उन्होंने भी खत लिखा, वरना शायद वो ऑफिसर, क्योंकि एम्बिग्विटी रहती है कि मिलिट्री सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है या डीजी लॉ है, वो कौन सा अफसर है जिसको ये कहते रहे, और उन्होंने नहीं किया। भाई आप हर काम तहरीरी कर रहे हैं, आपके पास तहरीर नहीं आई तो आप ये कहते कि मैं तहरीर मांगता। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बात करूंगा। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो भी उन्हें मानते हैं, आपको क्या लगता है एक ट्रेंड ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, या अगर सदर मुमलिकत की हम बात कर रहे हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग सिस्टम में रहे, सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, ये बड़ी बहादुरी का काम उसको गिरदान रहे हैं। इस तरह के तमाम मामला, जैसे पहले साइफर वाला वाकया हुआ जिस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन चुका है, उसके हवाले से कार्रवाई हो चुकी है, इसी तरह से सदर मुमलिकत की भी जो ये ट्वीट है, इसको बड़ा सराहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। नहीं, देखें, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके कंपेनियन हैं, जो इनके दोस्त हैं, वो सब 9 अप्रैल से लेके अब तक यही काम करते आ रहे हैं। 9 अप्रैल से पहले सूरी साहब, सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब ने गैर आईनी तौर पे असम्बली तोड़ी, जिसपे इन्हें आइन शिकन करार दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक तौर पे कि ये काम ये नहीं कर सकते थे। तो ये तो अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो रहना किसी का भी नहीं, ये उस चक्कर में है। इसीलिए इन्होंने, आप देख लें कि 9 मई को जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया तो क्या किया, एक प्लानिंग और हिकमत अमली के तहत फॉर्मेशन कमांडर, कोर कमांडर, सब DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि इन्होंने हमला किया पाकिस्तान की स्टेट पे, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे। क्या नवाज शरीफ, क्या बेनजीर भुट्टो, जिन लोगों को इक़्तिदार से निकाला गया, असम्बलियां तोड़ी गई, असम्बलियां बहाल भी हुई उनकी, क्या उन्होंने रियासत पे हमले किए? किसी ने नहीं किए। ये वाहिद पार्टी है जो लाड प्यार से एस्टेब्लिशमेंट की आई, और उन्होंने जब हाथ खींचा उसके बाद से मुसलसल तिलमिलाहट का शिकार हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, कि जो हमारे साथ हर गलती में साथ होते थे वो हमें अब समझा रहे हैं कि नहीं भाई बहुत हो गई, बस चीफ साहब अब आप अपना कोई काम कीजिए, लेकिन ये नहीं करने को तैयार। तो मेरा ख्याल है कि फिर इसीलिए ये सब चीजें आई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो फौजी कवानीन है उनमें तब्दीली की गई कि असरे हाजिर से उनको मुंतबिक किया जा सके कि अगर आप सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो रियासत के खिलाफ हैं, तो आपको उसमें पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तो नया कानून इन पे लागू ही नहीं हुआ।
ठीक है आमिर साहब, 2 अहम गिरफ्तारियां हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, असद उमर को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक नया सिलसिला फिर से गिरफ्तारियों का शुरू होने लगा है? जिन तमाम लोगों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, आपको लगता है कि क्लीन चिट नहीं मिली? जब भी कोई इस तरह का केस सामने आएगा, जिस तरह से अभी अलकादिर ट्रस्ट केस का हवाले से भी बात होनी है, साइफर के हवाले से 2 अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो ये गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला है। और साथ ही साथ आप ये समझते हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तक रसाई के लिए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है? कोई मामला तय करने की बात की जाएगी या फिर आपको लगता है वक्त गुजर चुका है इन बातों का? आपने जो नाम मिस किया उसका नाम है आजम खान, जिनके बयान की बुनियाद पे ये सारे फंस गए हैं। और असद उमर अभी कंट्रोल में है, गिरफ्तारी में नहीं है। उनका मोबाइल ऑन है, और वरना तो आपको पता है ना, सबसे पहली शिकायत ये होती है कि मेरा मोबाइल ले लिया और मेरा मोबाइल छीन लिया। वो फोन जिसका चाहते हैं पिक करते हैं, जिसका चाहते हैं नहीं करते। उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो भी बयान देंगे। शाह महमूद कुरैशी को बकायदा अरेस्ट किया गया और उनका रिमांड भी हो गया। बाकी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा कि जिसको पकड़ा जाएगा, तो फिर ये जो नई स्पेशल कोर्ट बनी है, मैं आपको बताऊं कि हमेशा से कोर्ट बनती आई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और बड़े हसास मामला वो चल रहे हैं उन कोर्ट्स में। ऑलरेडी 10-15 केसेस चल रहे हैं। हम उनको जेरे बहस नहीं लाते कि उनका और मेरा और आपका दायरा कार नहीं है कि भाई वो पाकिस्तान की स्टेट की सलामती से मुताल्लिक केसेस होते हैं जो चल रहे हैं जी। अब ये हुआ है कि जज के साथ अदालत भी कायम कर दी गई ताकि वहां से हसास मालूमात ना जाए, इसीलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई शाह महमूद कुरैशी की। उनके वकील ने आके बार बताया कि इतने दिन का रिमांड हो गया है। ये वकला के ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी। बहुत सारे वकला पार्टी के होने के बावजूद इस बात के तो पाबंद है ना कि जब अदालत उन्हें कहेगी कि आपने वो नहीं कहना, वो बातें वो कर सकते हैं। वो खान साहब से मिलके आते हैं, वो बताते हैं खान साहब की जेल में पोजीशन अच्छी नहीं थी, खान साहब की जेल के अंदर पोजीशन और मामलात को ठीक कर दिया गया। वो सब चीजें आती और जाती रहेंगी। असल बात है कि आप पाकिस्तान के साथ ना खेलें। आपको लड़ाई लड़नी है, सियासत करें, अपने मुकाबले में सियासतदानों से बात करें। सियासतदान आपसे बातचीत करने के लिए तैयार थे, आपने हमेशा उन्हें धुतकारा। आपने, जब खान साहब की बात कर रहा हूं, जिस दिन उनको पता था सुबह मेरा फैसला आ रहा है, उस दिन पहली दफा पीडीएम का नाम लिया कि मैं इनसे बात करने को तैयार हूं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, लेकिन बहुत देर कर चुके हुए थे। सदर मुमलिकत की नाराजगी की भी वजह यही है कि वो जनरल बाजवा से, जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब की बातें कराना चाहते थे। जनरल बाजवा तो 2 दफा मिलकर थक गए कि ये तो लोग ना मानते हैं ना सुनते हैं। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करें, मेरा काम सियासत का नहीं है। तो इससे ज्यादा आर्मी चीफ क्या कहे कि सियासत, सदर पाकिस्तान रियासत को सियासत में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उन्हें वापस बताया गया कि आप अपने मनसब के मुताबिक चलिए। -1 फॉर्मूला हमने देखा कि पाकिस्तानी सियासत में बहुत बार लगा है, और अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, आपको लगता है कि -1 वो हो चुके हैं? और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो कि बैन हैं, मीडिया पर आकर भी वो बात नहीं कर सकते। देखें जी, मैं और आप, मैं तो खान साहब का नाम भी ले रहा हूं, इमरान खान का नाम भी ले रहा हूं, बात भी कर रहा हूं। अब जो लोग स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, उस पर स्टेट इंस्टीट्यूशन अगर कोई पाबंदी लगाते हैं तो ये जाने और वो जाने। क्या नवाज शरीफ को यही नहीं कहा गया था -1? अभी आपने भी कहा, तो वो वापस नहीं आ रहे सियासत में? आ रहे हैं। वो रियासत के खिलाफ नहीं गए। सब सजाएं उस रियासत की एस्टेब्लिशमेंट के किरदार बेनकाब हुए, और उन किरदारों ने अदलिया को भी बेनकाब कर दिया जो उनकी सहूलतकार बनी। सिर्फ अदलिया की तरफ से कन्फेशन बाकी है, और अदलिया ही वो वाहिद इदारा है जो खड़े होकर कहे कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हम फौज के साथ मिले, फौज हमारे साथ मिली और हमने लोगों को सजाएं दी। तो तब जाके आप एक नया सोशल जो है ना फैब्रिक बना सकते हैं, एक नया इमरानी मुआहिदा कर सकते हैं कि आइए पिछलों को छोड़ दें, आइंदा हम क्या कर सकते हैं जो रियासत के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि सबको अपने अपने दायरा कार में वापस जाना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जितनी मर्जी आप तरक्की की कहानियां बना लें, फैसले कर लें, आपको इलेक्शन में भी जाना होगा, आपको लोगों को वोट का हक भी देना होगा, रियासत तभी ठीक चलेगी। और इसके लिए जितनी जल्दी फैसले कर लें उतना अच्छा होगा। ठीक है आमिर साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं अदलिया के हवाले से, तो कहा तो ये जा रहा है कि सितंबर के बाद इस पर भी बहुत सारे अहम फैसले होने वाले हैं। मेरे साहब में जी, काजी फायद ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनते हैं 16 तारीख को, उन्हें सबसे पहले 16 के 16 जजों को बिठा लेना चाहिए, और 17वें जज के लिए, बल्कि उससे भी पहले 17वां जज ला के सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल करें। फुल कोर्ट में जितने मुतनाज़ केसेस हैं, यानी जैसे उनके ऊपर जस्टिस गुलजार साहब ने पाबंदी लगाई कि वो खान साहब का केस नहीं सुन सकते, लेकिन किसी दूसरे हम ख्याल बेंच पे पाबंदी नहीं लगाई कि वो दूसरों के केस नहीं सुनेंगे। आप सबको इजाजत दें, सब पे से पाबंदी उठाएं, जो सवालात हैं भरी कोर्ट में तय कराएं कि बेंच कौन बनाएगा,
184(3) इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा, इसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे 16, 17, 18 में बाकायदा किया गया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया, साकिब निसार साहब ने किया। जिन लोगों ने 184(3) को इस तरह मिसयूज किया, उसके बारे में अदलिया को फैसले करने होंगे। अदलिया को भुट्टो साहब के रेफरेंस का भी फैसला करना होगा। काजी फायद ईसा एक कामयाब तरीन चीफ जस्टिस हो सकते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि जी ये क्यों कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ 16 को इसलिए आएंगे कि ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, क्या ये मिले हुए हैं? जैसे उनके ऊपर पहले इल्जाम आया, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल यह है सबसे पहले फुल कोर्ट बुला के सब वकीलों को बुला लें कि आओ जी जितनी जितनी पिटीशनें करनी है सामने ले आओ, 5 दिन लगाएं, 10 दिन लगाएं, बिल्कुल मैराथन स्टाइल में सुप्रीम कोर्ट बैठे, चीजें डिसाइड करे कि ये मुल्क इंसाफ के लिए कैसे चलेगा, फिर सब चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर आप और हम फिर सिलेक्टिव पे चले गए तो मसला तो फिर वहीं खड़ा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि पहले इधर के थे अब उधर के हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर मैं जानना चाहूंगा, आम इंतखाबात के मामले पर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ हमें एक नजर आ रहा है। दोनों ही 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, जो कि हल्का बंदियों के एतबार से तो मुमकिन नजर नहीं आ रहे। तो फिर आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा भी रही है क्या? इस पर पहले बात नहीं हुई उनकी नून लीग के साथ या अपनी इत्तेहादी जमातों से? ये सब पार्ट एंड पार्सल है, ये सियासत हो रही है, राजनीति इसी का खेल का नाम है। जैसे वहां कराची में, सिंध में असेंबली में एमक्यूएम को अपोजिशन लीडर बनाया गया जीडीए के साथ मिलकर। ये पहले भी 5 साल 10 साल पहले प्रैक्टिस हुई थी कि सारा साल हुकूमत में रहे और बाद में अचानक एमक्यूएम अपोजिशन में चली गई और निगरान हुकूमत मर्जी की बना ली। इसी तरह जब मर्दमशुमारी का केस आ रहा था और जब मुझे यकीन हुआ तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि ये 9 मई की तरह जैसे खान साहब ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ये मर्दमशुमारी करके जब एक दफा आइन से हट के है वो कानूनी रास्ता, लेकिन आप जाते जाते क्यों फैसला दे रहे हैं? 30 अप्रैल के बाद 30 मई, जून, जुलाई, आपने उस वक्त ये फैसले क्यों ना किए ताकि इलेक्शन कमीशन 4 महीने में हल्का बंदियां कर ले, या उनको पाबंद करते कि जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 3 महीने में कर ले। ये जाते हुए जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने अपने दानिस्त में आइन और कानून के मुताबिक पहला मरहला वो बनाया कि हम 4 महीने में करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आज भी मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, वो सस्पेंड कर दें मर्दमशुमारी के ऑर्डर को, गवर्नमेंट के फैसले को, और कहें कि आप 90 दिन में इलेक्शन करें। जिस दिन ये होगा इलेक्शन कमीशन 90 दिन पे चला जाएगा। मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो उसका मैंडेट है। यहाँ पे चूंकि मामलात ये है कि ये मुझे पसंद, ये मुझे पसंद नहीं, उसके ऊपर फैसले होते हैं, पसंद नापसंद पर फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और आप कुछ बात करेंगे महंगाई से मुतालिक, जहां मुल्क में महंगाई की शरह में तेज़ी के साथ इजाफा होता चला जा रहा है और हर आने वाला दिन गरीब आवाम के लिए मुश्किल तरीन बनता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम उठा रही है, जो कि कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा पहले ही हो चुका है और बार बार यही सुनाया जाता है आवाम को कि इस तरह के बहुत से इजाफे भी देखने बाकी हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में बिजली के यकसां टैरिफ ख़त्म करने, बिजली के रेट और सब्सिडी की जो जिम्मेदारी है वो सूबों को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। उधर निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जों में 182 अरब रुपए की कमी का प्लान मंजूर कर लिया है। जून 2023 तक जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वो 2310 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जिसे रवा माली साल के अख्ताम पर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक लाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहां से कोई अच्छी खबर मौसूल नहीं हो रही। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन शदीद मंदी का रुझान देखने में रहा, जहां 100 इंडेक्स 770 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी के बाद 48,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। और बात करें पाकिस्तान की बरामदात के हवाले से तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अपनी बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर हमें नहीं दिखाई दे रही। बरामदात में भी 12% की कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर की बात करें तो डॉलर को कोई भी रोकने वाला नहीं है। डॉलर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर का जो भाव है वो 2 रुपये इजाफे से 304 रुपये पर पहुँच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपये तक फ़रोख्त किए जाने की भी इतलात हैं। तो ये तो डॉलर के हालात हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो डॉलर की बात ही मैं आपसे करना चाहूँगा। मिफ्ताह इस्माइल आए, फिर हमने देखा, हमें बताया गया कि इसहाक डार साहब आएंगे तो डॉलर उनसे डर जाएगा, लेकिन डॉलर उनसे ना डरा ना उनसे कंट्रोल हुआ, बल्कि डॉलर आज जिस सतह पर खड़ा है उसका जिम्मेदार लोग इसहाक डार को ही करार दे रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत आ चुकी है, तो आपको लगता है कि निगरानों से ये कंट्रोल होगा? बहुत
बहुत ही संजीदा बात है ये, किस तरह से डॉलर को कंट्रोल किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से जो एक साइकिल रहा है, ब्लेम साइकिल, ये मिसलीडिंग है। पूरी कौम को समझने की जरूरत है कि ये किसी एक हुकूमत या किसी फर्द वाहिद के कंट्रोल में नहीं है। डेफिनेटली ये एक साइकिल है और ये मुतवातिर हमारी जो गुज़िश्ता दिहाइयों की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से है। अब आपने जिस तरह अपना जिक्र किया कि आप देख रहे हैं कि डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर की बनिस्बत रुपये डिवैल्यू हो रहा है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं, यानी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे पास मुल्क के अंदर यानी कि हमारे ऊपर अब प्रेशर हो रहा है। जैसे जैसे मार्केट्स खुली हैं, हुकूमत ने पहले काफी सख्ती की हुई थी, इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया हुआ था। वो इंपोर्ट्स जो है वो हमें हर सूरत जरूरत है, चाहे तो हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड अशिया हो या हमारे मुल्क की अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए हो। तो ये जैसे जैसे ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, ये हो सकता है कि क्योंकि ओपन मार्केट में अब हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम ओपन मार्केट के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर अब कोई दखल अंदाजी ना करें। तो इसमें इस वजह से ये बदकिस्मती से ये फ्री फ्लोट है और इस फ्री फ्लोट के अंदर हम देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो अभी डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं फिर, क्योंकि IMF की जो शराइत हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो डॉलर जो है वो ये कहते हैं कि मार्केट रेट के मुताबिक ही बढ़ेगा। तो मार्केट कब चाहेगी कि डॉलर कम कीमत पर बिके? डॉलर तो महंगा ही होगा, तो फिर तो हर चीज ही महंगी होती जाएगी। देखिए स्पेकुलेशन, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ स्पेकुलेशन भी रहती है, कुछ स्पेकुलेटिव लोग भी रहते हैं जो लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। बाय एंड लार्ज मार्केट अपने फोर्सेस डिक्टेट करती है और जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स की जरूरियात बढ़ेंगी, हमारी इंपोर्ट की जरूरियात बढ़ेंगी, इसके ऊपर प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो मंडी के अंदर जो तेल की कीमत है उसका भी दारोमदार जो है इसके ऊपर असर पड़ेगा। और जब भी हमें अपनी डेट सर्विसिंग या हमें अपनी कुछ बैरून मुल्क अपनी जो लाइबिलिटीज है वो क्लियर करनी है, उस वक्त भी इस पे फर्क पड़ेगा। तो बतदरीज इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ये अंडर प्रेशर रहेगा। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि हुकूमत के ऊपर, इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर है कि वो IMF प्रोग्राम के मुताबिक जो डिसिप्लिन है उसका मुजाहरा करें। इसमें सब्सिडीज फर्दर रिमूव होंगी और वो सब्सिडीज की वजह से भी जो महंगाई का साइकिल है बतदरीज वो अभी थमने का कोई उसमें आसार नजर नहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि महंगाई का जो साइकिल अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जो सब्सिडीज हैं मजीद खत्म की जाएंगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो अगर गैस के बिलों की हम बात करें वो बढ़ा दिए गए हैं, बिजली का टैरिफ हम देखते हैं तो हर थोड़े अरसे बाद उसको चेंज किया जाता है, प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ भी यही हो रहा है। हालांकि आलमी मार्केट में जब हम देखते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी होती हैं तो अवाम को डायरेक्टली कोई रिलीफ नहीं मिलता। साथ ही साथ जो अवाम को एक खुशखबरी सुनाई गई थी कि जब रशिया से तेल आ जाएगा तो फिर तो बड़ा ही सस्ता मिलेगा, वो उतना ही महंगा करके वापस अवाम को दिया गया। सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि हम मुआहदा करें रशिया के साथ, या वो पैसा फिर कहां गया? देखिए एक तो पहली बात यह कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो भी हुकूमत इस वक्त है या पहले भी थी वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से कोई हमें वे आउट मिले। लेकिन वे आउट मिलने के लिए हमें कोई नया रेवेन्यू साइकिल तो मिला नहीं। हमारे पास सिर्फ एक इस वक्त जो ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करने के लिए यही है कि हम अखराजात कम करें या ऑल्टरनेट की तरफ जाएं। तो जो रशियन तेल था वो ऑल्टरनेट था, लेकिन बदकिस्मती से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आए ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज जो उसको प्रिपेयर करने के बाद वो रिजल्ट्स ना दे पाई और उसकी तेल की नौयत के ऊपर। तो वो जो असर आना था या उसके अंदर एक कंसिस्टेंटली उम्मीद की जा रही थी कि उसको हम अल्टरनेट तौर पे करेंगे, वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आया और आगे मेरा ख्याल है वो डिस्करेज होने की वजह से फर्दर वो एक जो ऑल्टरनेट है वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी तो हम यही देख रहे हैं कि महंगाई की जो लहर है हर आने वाले दिन के साथ उसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो उनको रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। जिस चीज के रेट एक दफा बढ़ जाते हैं फिर कम नहीं होते। आप ब्रीदिंग स्पेस की बात कर रहे हैं, हम बिजली के बिलों पर देख रहे हैं आवाम की चीखें निकल गई हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपनी जेवरात बेच रहे हैं सिर्फ बिजली के बिल अदा करने के लिए। कुव्वत खरीद भी ये गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकी, जो रोजगार के मौके हैं वो ये लोग नहीं बढ़ा सके। हम एक्सपोर्ट्स की 12 बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी 12% कम हो चुकी हैं।
एक्सपोर्ट्स की जो आखिर बात जो सबसे अहम है कि हमें ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, और उसके दो ही तरीके थे कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। लेकिन एक्सपोर्ट्स को इस वजह से डिस्करेज हुए कि हमारे इंपोर्ट्स को हमें डिस्करेज करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला तकरीबन ना होने के बराबर था। पता है कि हम डिफॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे आप खड़े हुए थे। इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी जो है वो इंपोर्ट लिंक्ड है, यानी हमारे तमाम जो अशिया हैं, इनपुट्स हैं, वो इंपोर्ट होते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। बदकिस्मती से इसमें हमारे पास आने वाले वक्त में सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत जो हमारे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है उनको बंद करके हमारे बड़े लॉसेस कम करे। सब्सिडी रिमूवल भी जो है उसका एक हिस्सा है। जिस तरह आपने बताया कि गर्दिशी कर्जा बहुत बड़ा हो गया है, 2 खरब से भी ज्यादा हो चुका है, तो ये बहुत बड़ा जो है बोझ डाल रहा है पूरी इकोनॉमी पे। जब तक ये हम पूरी तरह से ये जिसे कहते हैं डिस्टॉर्शंस हैं, इनको करेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी पूरी इकोनॉमी प्रेशर में रहेगी और ये साइकिल टूटने में हो सकता है ये 2024 भी लग जाए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जो फैसला किया गया है कि मुल्क भर में जो बिजली के यकसा टैरिफ हैं उनको खत्म किया जाएगा, बिजली के जो रेट्स हैं या सब्सिडीज की हम बात करते हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो सूबों को मुंतकिल किया जाएगा, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे अहम चीज है कि जैसे जैसे हम इसको डिसीजन मेकर्स के करीब लेके जाएंगे तो इसके अंदर जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आएगी और कंट्रोल्स भी बेहतर हो जाएंगे। फेडरल कंट्रोल होने की वजह से डेफिनेटली उसके अंदर एक जिसे कहते हैं कि जो फीडबैक है लूप वो पूरा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से सूबाई लेवल पे जाना, बल्कि इससे भी अगले सतह पे जब करीब जाएंगे और उसके साथ सच्चन इसके अंदर आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक अहम खबर है जो हमें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। एक वाकया पेश आया बडग्राम की तहसील अलाई में, जहां से इतलात ये मौसूल हो रही है कि वहां पर जो चेयर लिफ्ट है उसकी रस्सी टूट गई है। चेयर लिफ्ट में स्कूल के 8 तलबा और असातिज़ा फंस गए हैं। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनासिर देख रहे हैं, बीच रास्ते में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू का जो अमला है वो ताहाल नहीं यहाँ पर पहुंच सका है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शराज अहमद शराजी ने हमें ज्वाइन किया है। शराज, बताएगा क्या सिचुएशन अभी यहाँ पर, इनको रेस्क्यू किया गया या नहीं? देखिए अनवर जी, जिला बडग्राम की तहसील है अलाई, उसका इलाका है फाश्तो जंगड़े, जहाँ पर जो है लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और 8 स्कूल के बच्चे और 2 असातिज़ा कराम जो है वो पहुंच चुके हैं। बड़े हादसे से बचने के लिए जो मुकामी सियासी और समाजी रहनुमा है वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और हेलीकॉप्टर बुलाया जाए ताकि इन असातिज़ा कराम को और बच्चों को निकाला जा सके। अभी तक जो इसकी इंतजामिया है, जो मुकामी इंतजामिया है, उन्होंने कोई काम जो है वो शुरू नहीं किया, क्योंकि ये पथरीला और पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी नामुमकिन है। सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है इन बच्चों को और असातिज़ा कराम को निकाला जा सकता है। जो बडग्राम के मुकामी समाजी व सियासी शख्सियात है, जिनमें फयाज मोहम्मद जमाल खान, उसके अलावा नईम शाहीन दीगर जो है उन्होंने मुतालबा किया है कि फिल फौज जो है हुकूमत एक्शन ले और इन तलबा और असातिज़ा को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो बुलाए जाए ताकि इन बच्चों की जान बचाई जा सके। सुबह 6 बजे से भी बच्चे और असातिज़ा कराम जो है वो फंस चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। ठीक है शराज, बताइएगा किस वक्त ये वाकया पेश आया, कितना वक्त गुजर चुका है इन्हें? देखिए जो मुकामी लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे चूंकि तलबा और असातिज़ा कराम स्कूल जा रहे थे, सुबह 6 बजे से ये यहाँ पर फंस चुके हैं, रस्सी टूट गई है। लेकिन चूंकि सिग्नल्स का भी इशू होता है, नेटवर्क का भी इशू होता है, तो इसीलिए अभी तक जो है इनको नहीं निकाला जा सका और ये इंतहाई जो है बड़ा हादसा अगर रोनमा हो सकता है अगर फिल फोर्स जो है हेलीकॉप्टर नहीं बुलाई गई और उनको नहीं बचाया जा सका। ठीक है, तो अभी जिले इंतजामिया से किसी का भी राब्ता नहीं हुआ? जिले इंतजामिया में से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा? जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कनेक्टिविटी इश्यूज वहां पर है, नेटवर्क के इश्यूज हैं। जी शराज, आप हमें सुन पा रहे हैं? शराज अहमद शराजी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे। बड़े ही खतरनाक किस्म के मनाजिर हैं जो अब नियो की स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। बडग्राम की तहसील अलाई है जहां पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों के बीच में ये चेयर लिफ्ट इस वक्त फंसी है, जिसमें स्कूल के 8 तलबा मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद हैं जो स्कूल जा रहे थे। और बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे का ये वाक़या है और अभी तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं इस वाक़े को, लेकिन वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया या रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच सकी। हेलीकॉप्टर की वहाँ पर अशद इस वक्त ज़रूरी है ताकि इन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस वक्त। अगर हम ये कहें कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि रस्सी इस चेयर लिफ्ट की टूट चुकी है। असातिज़ा इसमें मौजूद हैं जो सुबह स्कूल जाने के लिए निकले थे और इस चेयर लिफ्ट को वो इस्तेमाल करते थे। उनके साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और असातिज़ा भी मौजूद हैं।
हमारे साथ डॉक्टर शुमाइल दाऊद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, बिजली के टैरिफ के हवाले से, लेकिन पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट देखी थी जहां डिस्कोज रिकवरियां नहीं कर पाया, 60% रिकवरी नहीं की गई। वो जो तमाम बर्डन है, वो लोड है, वो आम आवाम पर शिफ्ट कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं, 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, अभी भी हम इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्स नहीं देते, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बिल नहीं देना चाहते। उनसे वसूलियां हम कब करेंगे ताकि जो आवाम पर बर्डन है उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जा सके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की। असल बहुत बड़ा जो बोझ है पूरी आवाम पे, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे सिस्टम्स के ना होने से या सिस्टम्स के इम्प्लीमेंट ना होने से या पुअर गवर्नेंस होने की वजह से आपके ऊपर वो असर पड़ता है, क्योंकि वो डेफिनेटली उस चीज को चलाने की जरूरत है। अभी भी जो आपने वाकया रिपोर्ट किया जो बदकिस्मती से हुआ, ये हमारा रिएक्शन जो है वो रिएक्शन वाकया होने के बाद होता है, जो कि एक बहुत पुअर तरीका है उसको ठीक करने का। इसी तरह से लाइन लॉसेस जो हैं उसकी वजह से हमारा गिरदशी कर्जा बढ़ रहा है। अगर उन लाइन लॉसेस के अंदर चोरी भी शामिल है, उसके ऊपर किसी भी वजह से जो इंतजामिया है वो कारगर नहीं हुई है। अब यही जो आपने बताया कि इंतजामी अमूर में अगर तब्दीली लाई जा रही है, तो सूबाई सतह पे जब उनके ऊपर ये बोझ पड़ेगा, उनके ऊपर ये लाजिम हो जाएगा कि वो अपने ये लाइन लॉसेस को जिसे कहते हैं कि कंप्लीट करें, और तभी जो बोझ है आवाम के ऊपर और उसके जो रेट्स हैं, जो टैरिफ्स हैं, वो हम कम करने में कामयाब होंगे। चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो टैक्स हो। तो ये हमें समझने की जरूरत है। जब तक हर शख्स इस मुल्क के अंदर अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम नहीं देगा, हमें बोझ जो है वो गैर जरूरी लोगों पे भी डलता रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमेशा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं आए रोज़ उसमें कमी हो रही है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? एनर्जी सेक्टर की तो हम बात करते हैं कि जब तक हम जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनको सस्ती बिजली नहीं देंगे, लोड शेडिंग ख़त्म होगी, तभी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम कर सकेंगी, तभी एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी। लेकिन जब हम रुख करते हैं अपने हमसाया मुल्क भारत का, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पर आईफोन बन रहे हैं। वो अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, वो IT सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी जो नेग्लिगेशन है वो हर डिपार्टमेंट में हम देखते हैं, हर सेक्टर में हम देख रहे हैं। हम काम कर नहीं पा रहे या हम काम करना नहीं चाहते? देखिए, हमने जब हमारे पास हम इजी थे, जब हमारे पास सहूलत थी, उस टाइम पे जरूरत इस चीज की थी कि हम जो इनपुट्स हैं, यानी कि वो अशिया जो हम नॉकडाउन पोजीशन में बाहर से मंगवाते हैं, किट्स मंगवाते हैं, इनपुट्स मंगवाते हैं, कंपोनेंट्स मंगवाते हैं, उनको हम बतदरीज पाकिस्तान के अंदर उनको हम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते। नतीजा ये होता कि हमारा दारोमदार इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, अशिया में उसको कंप्लीट करने में या जिसे कहते हैं कपल करने में वो कम होता। हमारे मुकाबले में इंडिया ने ये फोकस किया है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो भी कोई वहां पर सेटअप करता है, बाहर से कोई भी लाता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बहुत फोकस है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे डिलीशन प्रोग्राम के जरिए और इस तरह की चीजें जरूर हैं, लेकिन उसका आप देखें, गाड़ियों के अंदर आप देख लें, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे कार्स। तो इसी तरह बहुत सी अशिया बना रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो वो इस वजह से। दूसरा, हमने प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर फोकस किया है, हमने कंपटीशन के ऊपर फोकस नहीं किया। तो प्रोटेक्शनिज्म की वजह से वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी। जिस तरह अगर हम किसी छोटे बच्चे को हम प्रोटेक्टेड रखेंगे तो वो अपने पैरों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मजिस्टर डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे रिजवाना पर तशद्दुद केस से मुतालिक, जिसमें नामजद जज आसिम हफीज 5 बार तलब करने के बावजूद भी JIT के सामने पेश नहीं हुए। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जज आसिम हफीज़ ये कहते हैं कि जब तक उन्हें हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म नहीं मिलता उस वक्त तक वो JIT में पेश नहीं होंगे। दूसरी जानिब JIT पहले ही रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जज के शामिल तफ्तीश होने का लिख चुकी है, लेकिन जज साहब शायद अभी पेश नहीं होना चाह रहे। और ये किस तरह का कानून है, जब कोई मुल्ज़िम पेश नहीं होता तो हमने तो
देखा है कि पुलिस की जानिब से बड़ा रैपिड रिस्पांस होता है, रैपिड एक्शन लिया जाता है, लोगों के घरों पर पुलिस पहुंच जाती है, उनके जो अहले खाना है उनको उठा लिया जाता है। पुलिस का तो जो तरीका तफ्तीश है वो तो कुछ इस तरह का है, लेकिन यहाँ पर मामला शायद हमें डिफरेंट लग रहे हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी ताहाल JIT को कोई जवाब इस हवाले से नहीं मिला है। और याद रहे कि जो घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना है वो तकरीबन 1 माह से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और हम हर वीक कम से कम भी हम 2 से 3 बार एक हफ्ते में इस बात को डिस्कस करते हैं कि रिजवाना की अब कंडीशन कैसी है, इस केस में अभी तक क्या अपडेट चल रही है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ उसके चेहरे की एक सर्जरी भी की जा चुकी है। रिजवाना ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में ये कहा था कि जो सिविल जज की अहलियाँ हैं सुमैया आसिम, वो उन पर तशद्दुद करती थी और घर वाले एक कमरे में बंद करके घूमने फिरने चले जाते थे। मुझे वालिदैन से बात करने की भी इजाज़त नहीं होती थी। किस तरह से एक बच्ची को आप एक कमरे में बंद करके नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने फिरने जा सकते हैं एक हफ्ते के लिए, जहां उस बच्ची के पास खाने के लिए भी कुछ भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब जो रिजवाना की दादी हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि जो जज साहब हैं आसिम हफीज़, वो भी उनकी पोती पर तशद्दुद करते हैं और वो भी इसमें बराबर के मुलव्वस हैं। रिजवाना के बयान के बाद जज और उनकी अहलिया को सज़ा मिलेगी, ये एक बड़ा ही अहम सवाल है जो तमाम हलकों की जानिब से किया जा रहा है। इससे कबल हमने देखा कि इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सिविल जज आसिम हफीज़ को OSD बना दिया गया था और रावलपिंडी में तैनात कर दिया गया था। बहरहाल उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो रिजवाना तशद्दुद केस है और फातिमा केस है, इसको बुनियाद बनाकर नई कानून साजी की जाए और जो चाइल्ड लेबर के कवानीन हैं उनका इतलाक हो सके, ताकि हमेशा के लिए घरों पर जिस तरह से कमसिन बच्चों को काम करने के लिए रखा जाता है उनको इससे रोका जा सके, जो कि हमारे माशरे के लिए नासूर बनता जा रहा है। क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मतवातर इसी तरह की स्टोरीज मंजर आम पर आ रही हैं, जिनमें जो कमसिन घरेलू मुलाजिम हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं, कत्ल तक के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह से रानीपुर में फातिमा के साथ हो चुका है। इंतहाई अफसोसनाक वो वाक़या पेश आया, वो वीडियो भी हमने देखा और अब हम देख रहे हैं कि रानीपुर से ही एक और वाक़या भी अभी रिपोर्ट हो रहा है कि एक और पीर साहब हैं जिनके घर कमसिन मुलाजिम मौजूद हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है। इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और उस बच्ची को वहाँ से गायब भी किया गया है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन पर शायद पुलिस को अब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इस एक केस को बुनियाद बनाना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। बतौर मुआशरा भी हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि अगर कोई भी चाइल्ड लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो शायद हमें खुद से अब चाहिए कि उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हल्का अहबाब में भी बहुत से लोग हैं जो कि कमसिन मुलाजिमों को अपने घर पर काम पर रखते हैं, उन पर तशद्दुद भी करते हैं, उनको खाने के लिए ठीक से नहीं दिया जाता, उनके अगर हम कपड़े देखते हैं वो कपड़े मुनासिब नहीं होते। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल होती हैं कि जब भी कोई भी ऐसा ख़ानदान बाहर जाता है खाने के लिए तो उस काम वाले बच्चे को या बच्ची को एक तरफ बिठा दिया होता है और वो जो पूरा ख़ानदान है वो अपना फूड है वो एंजॉय कर रहा होता है। तो अगर आप उन बच्चों को खिला नहीं सकते हैं, उनको उस तरह से नहीं रख सकते हैं जिस तरह से आपके बच्चे मौजूद हैं और वो हसरत भरी निगाहों से आपको खाना खाते हुए देख रहे हैं, तो शायद लोगों को एहसास करने की खुद से भी ज़रूरत है। हर चीज़ हम हुक्मरानों पर डालते हैं, हर चीज़ हम पुलिस पर डालते हैं, हमें मुआशरे की सोच बदलने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, अगर मीडिया जब उनको हाईलाइट करता है तभी ये केसेस मंजर आम पर आते हैं और बारहा ये देखने में आया है कि पुलिस की जानिब तमाम मुल्ज़िमान को प्रोटोकॉल दिया जाता है। रानीपुर केस में हमने पीर असद शाह के केस में भी ये देखा कि उन्हें काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, जिसकी बार बार मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। जो अहले खाना है उनको इस हवाले से जो धमकियाँ हैं वो भी दी जाती रही हैं कि वो इस केस से पीछे हट जाएँ या फिर सुलह सफाई कर लें। तो पुलिस को चाहिए कि अपना जो किरदार है वो सही तरीके से अदा करे ताकि माशरे में जो इंसाफ है वो भी हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के तिब्बी शोबे में एक मारूफ शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर से, जिनके फेसबुक पेज पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इस लिहाज से वो पहले मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैं जो कि 3 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर सके हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर स्मार्ट आइडियाज़ के हवाले से बात करते हैं, रिसर्च के हवाले से बात करते हैं, अच्छे एहसासात, मुआशरे को बेहतर बनाने, जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ सेहतमंद ग़िज़ा पर भी बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर का
अगर हम बात करें कि जो असर है वो सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है, ये अच्छी मालूमात फराहम करते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो इनकी लगन है वो भी हम इनकी वीडियोज़ में देखते रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, वेलकम टू द शो। अब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं आप एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, फॉलोअर्स पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैं उनको इतने फॉलोअर्स मिले हैं। तो आप क्या समझते हैं जो सफ़र था कितना मुश्किल था, कितना आसान था? क्योंकि मोस्टली तो हम देखते हैं कि जितना नेगेटिव कंटेंट है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, फेमस हो जाता है, जो पॉजिटिव कंटेंट है उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अनवार, थैंक यू। एक्चुअली ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, ये 3 मिलियन तो अभी नजर आ रहा है, और ये जो 3 मिलियन फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं दे आर जस्ट मेड इन 2 years, 2 सालों में। एक्चुअली स्टार्ट यूं हुआ था कि आई स्टार्टेड राइटिंग इन नौनिहाल रिसाला, बच्चों को आया करता था, और 2008 में, और फिर 2010 में मैंने कॉलम्स लिखना शुरू किए थे नवाए वक्त से, और इन 2012 आई वॉज लीड कॉलमिस्ट इन डेली एक्सप्रेस, गूंज के नाम से। तो फिर बीच में रेडियो 2-3 साल किया, उसके बाद में हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 2016 से मुंसलिक रहा, जो भी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इस टाइम, खास तौर पे उर्दू पॉइंट का मैं नाम लूंगा, मैं उनके साथ बड़े अरसे तक मुंसलिक रहा। पर लास्ट 2-3 ईयर से आई स्टार्टेड वीडियोस ऑफ माय ओन, और याद रखें कि आप अपनी ऑडियंस को जिस तरफ लगाते हैं या जो बताना शुरू करते हैं ये सुनते हैं। जैसे हर कंटेंट क्रिएटर की अपनी एक निश है, उसी निश के लोग उसके गिर्द इकट्ठे होंगे। इसी तरह हर इंसान की जो सोच का महवर होता है उसके गिर्द उस जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। And you will be amazed to listen this that I am the influencer who has the highest RPM on Facebook. उसकी रीजन ये है कि I am maximally watched in overseas. जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें फिर पॉजिटिविटी फिर इस तरह ही जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 साल का अरसा लगा आपको 3 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने में, लेकिन उससे पहले की जो आपकी मेहनत है, काविश है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो भी काउंट होता है। आजकल हम देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो तो कहते हैं बस हम यूट्यूब पर आएँ या फेसबुक पर आएँ, फौरन से चैनल हमारे मोनेटाइज हो जाएं और पैसे आने का अमल शुरू हो जाए। अनवार भाई, ये सोच ही गलत है। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया को कभी भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बनाना चाहिए, सोर्स ऑफ गुड फेम बनाना चाहिए। जो लोग सिर्फ पैसे और मोनेटाइजेशन के चक्कर में सोशल मीडिया पर आते हैं, लिटरली वो फिर उस हद तक भी गिर जाते हैं जिस हद तक उन्हें नहीं गिरना चाहिए। बिलखुसूस लड़कियां, जो खवातीन आती हैं, या टिकटॉक से अगर या इंस्टा से ये सीरीज शुरू हो तो बाज़-औक़ात इखलाकी हर जाविये पे लोग फिर गिरने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत हो, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ, मेरा इन दोनों में से एक भी मकसद सोशल मीडिया पर आना नहीं था, ना शोहरत ना पैसा। उसकी रीजन बड़ी क्लियर थी, मैं अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा था, और जीआई लिवर में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लीडिंग स्पेशलिस्ट इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, और आगे ट्रांसप्लांट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वीडियोस सब आपकी देखते रहते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूं कि आप इन चीज़ों पर वीडियोस बनाते हैं जो कि हमारे माशरे में आम बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बड़े शौक से खाई जाती हैं, समोसे के साथ चाय पी जाती है। आपने बड़ी इस पर वीडियोज़ बनाई, मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रूर बात करें। देखिए, जो मेरी वीडियोस है ना अनवार भाई, इन टॉपिक की निश वही है जो मेरे कॉलम्स में हुआ करती थी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डाइट और हेल्थ जो है, इट इज जस्ट 20% ऑफ व्हाट आई मेक। मैंने सोशल इवल्स पे बहुत ज्यादा बात की, फॉर एग्जांपल जहेज का इशू, फॉर एग्जाम्पल सेक्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एजुकेशन इन सेक्स, स्पेशली मेरा कहना यह है कि 8-10 साल के बच्चे को अगर उसके वालिदैन नहीं बताएंगे तो यकीनी तौर पर उसे बाहर कोई जरूर ऐसी चीज पढ़ा देगा या कर देगा उसके साथ जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाहर की दुनिया में आपको टीचर्स ये चीजें पढ़ा देते हैं, हमारे यहाँ सोशल इश्यूज हैं तो पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारे और इश्यूज थे, जैसे तलाक का इशू था, तलाक के बाद जो खवातीन के साथ मुआशरा हशर करता है या बेवा होने के बाद जो हशर करता है, ये सारे वो टैबू टॉपिक्स थे जिन पे मैंने बात की। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरी सिंगल वीडियो की रीच 10 मिलियन 12 मिलियन पे भी गई है इन्हीं टैबू टॉपिक्स पे। तो वो देखने वाली यही अवाम थी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कौन सा ऐसा शूट था या कौन सी ऐसी आपकी वीडियो थी जिसके बाद आप फिर वायरल हो गए और फिर पकड़े ही नहीं गए आप?
एक्चुअली पहली एक मेरी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें मैंने खातून का इंटरव्यू आईसीयू से किया था, जिसमें उसके मियाँ को उसने अपना जिगर दिया था, हिजानी माई जिगर को जिगर दे दिया। भिट शाह की जो खातून थी वो बड़ा वायरल क्लिप था, जिगर को जिगर दे दिया, और वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया, जिसमें उसने कहा था कि भाई मैंने, और उसका मियाँ के भाई 2-3 मर चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था लिवर ट्रांसप्लांट का। उसके बाद जो मेरा एक और इंस्टेंट क्लिप वायरल हुआ था वो मैंने समोसे पर किया था, और मैंने लोगों को बताया था कि ये 400 कैलोरीज का एटम बम है। तो ये 2 सीरीज थी जो बिल्कुल रैपिड आउटबर्स्ट वायरल हुई थी, और उसके बाद जो थी चीजें फिर एकदम एस्केलेट होती चली गई। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर आप बड़े मशहूर हो चुके हैं, लोग राब्ता भी करते होंगे सोशल मीडिया पर, तो जो मेडिकल की फिर मसरूफियात हैं तो फिर कैसे वक्त निकालते हैं? Sir, would you believe I have a very big hospital in South Punjab. ये एडवांस मेदा व जिगर टावर मुल्तान, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मेदे जिगर का अस्पताल है जी, जो जिगर ट्रांसप्लांट की इवैल्यूएशन और हर तरह के ऑपरेशन, जिगर की नालियों में स्टंट डालना, इनवेक्ट जिगर कैंसर जलाना, और ये सब कुछ जो कि कहीं नहीं होता जनूबी पंजाब में, ये उस हॉस्पिटल में हो रहा है। मैंने इसी अरसे में वो हॉस्पिटल भी खुद बनाया, और उस हॉस्पिटल पेरेंट्स की मदद साथ शामिल थी। मेरे पेरेंट्स भी दोनों प्रोफेसर हैं और मेरी बेगम रेडियोलॉजिस्ट है जी। तो वो बनाया, उसके बाद उसमें मैं डेली 70 से 80 पेशेंट्स देखता हूं। अब आपका सवाल है चलता कैसे है? चलता ऐसे है कि मेरे पास एक मीडिया टीम होती है जिसमें एडिटर्स की बैकअप टीम भी है और सोशल मीडिया मैनेजर्स भी हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि ये बस ऐसे ही हो जाता है, वीडियो बना देता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की री इन्वेस्टमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेज अर्न करता है 15 लाख 20 लाख, तो उसमें इन सारों मतलब ये सारा ही लग जाता है वापस। मैं सारा रीस्पेंड करता हूँ। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी लोग यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया की मैं साइंस भी आपसे जानना चाहूंगा, हम तो ये देख रहे हैं बड़ी करोड़ों की वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। सर, इसमें ना डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डकी की बात की है, उसने भी 5 करोड़ की गाड़ी ली है, अभी वो इस तरह खरीद लेते हैं कि ये पीआर स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा करते हैं, मैं नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बहुत ज्यादा फलाही काम भी करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स को फ्री देखा, अभी आई एम इवन वर्किंग विद अल खिदमत पीपल। तो होता यह है कि आप करते क्या है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रांड ने ऑफर किया, उन्होंने कहा आप 15 लाख रुपए हम आपको देंगे, आपने अपनी बेगम के साथ 15 मिनट शॉपिंग करनी है, हमारे बहुत बड़ा ब्रांड था, और उसके बाद आप निकल जाइएगा। मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरी उससे प्रेस्टीज गिरती है। तो ये जो पैसा है जो आपको नजर आता है, ये फिर ब्रांडिंग का पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, टिकटॉक पे खातून है, उनके 23 मिलियन फॉलोअर है। अब टिकटॉक तो मोनेटाइज है ही नहीं, तो उसको मोनेटाइजेशन से तो पैसा नहीं आ रहा। तो वो सारा ये जो ब्रांड्स और ये जो ब्रांडिंग करते हैं, स्पॉन्सर्स लेते हैं, वहां से पैसा अर्न कर लेते हैं। मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग ये नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की साइंस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और लोगों की कोशिश होती है, जिस तरह से आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली हर काम करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। आपने भी कोई टीम हायर इसके लिए की हुई है, किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि आजकल जो हालात हैं, लोग ये चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें या ये जो यूट्यूब है, इन्फ्लुएंसर बन जाएं, यूट्यूबर बन जाएं। सर देखिए, इसमें टीम तो जब मैं स्टार्ट हुआ था तो आई जस्ट हैड वन एडिटर, वो फ्रीलांसर लड़की थी, मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। वो पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रही है, साहिवाल से। तो मैं उसको वीडियो वही ट्रांसफर कर दिया करता था, वो एडिट करके मेरे पेज पे लगा देती थी। दैट वाज माय इनिशियल स्टार्ट। उसके बाद फिर अब टीम बढ़ती गई। अब मेरे ख्याल से 8 एडिटर हैं हमारे पास, 8 एडिटर्स, और प्रोफेशनल एडिटर्स हैं जो क्रोमा पे भी एडिट करते हैं। फिर इसको मैनेज करने वाले लोग भी शामिल हैं। तो टीम फिर और काम बढ़ता गया। और फिर मैं जो एक गोल्डन आइडिया सबको दूंगा, लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यकमुश स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम जो हाईएस्ट रीच आपको मिलती है ना, मतलब सड़क पर अगर मेरे साथ एक बंदा निकलेगा जिसके 3 मिलियन यूट्यूब के ऊपर है, और एक बंदा निकलेगा जिसके 3 मिलियन फेसबुक पे है, तो उसको 100 में से 80 बंदे रोकेंगे और YouTube वाले को 100 में से 20 बंदे रोकेंगे, क्योंकि Facebook की रीच बहुत ज्यादा है। और सेम टिकटॉक की रीच बहुत ज्यादा है। अब मेरे टिकटॉक पे तकरीबन 5 लाख हो गए। अब मैं टिकटॉक को बहुत बुरा समझता था, लोग कहते थे ये नाचने गाने डांस वाला है, इस पे तो तुम्हें बिल्कुल कोई नहीं देखेगा।
मेरी टिकटॉक पे वीडियो 4-4 5-5 मिलियन पे गई और सारी एजुकेशनल कंटेंट था, तो देखने वाली कौन आवाम थी? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि आप कंटेंट किस तरह का बना रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उनका ये बताना था कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो बड़े अच्छे अंदाज से भी किया जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि टिकटॉक पर बड़ी तनकीद की जाती है कि सिर्फ नाच गाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ पर अपना कंटेंट रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आवाम उनको देख रही है और पसंद भी करती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। एक नया इंकशाफ है जो कि मंजर आम पर आया कि पाकिस्तान से जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, चोरी किए जाते हैं, जिसमें आईफोन्स भी शामिल हैं, तो उनकी जो रीसेलिंग है इसके बाद इन्हें दुबई में फ़रोख्त किया जा रहा है और दुबई से ख़रीदारी करके इसको दोबारा पाकिस्तान वापस भेजा जाता है। पाकिस्तान वापस आने वाले जो शहरी हैं उनसे ऐसे मुतअद्दिद आईफोन्स बरामद किए जा चुके हैं। कराची के डीआईजी साउथ हैं इरफान बलोच, वो कहते हैं कि नवंबर 2022 से जुलाई 2023 तक साउथ जोन पुलिस ने कराची से छीने या चोरी किए गए 10,237 मुख्तलिफ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनके IMEI नंबर सिस्टम पर रन किए, जिनके ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट साउथ में 1230 केसेस का सुराग लगाकर 423 जो मोबाइल फ़ोन हैं वो उन्होंने बरामद कर लिए, जबकि सिटी डिस्ट्रिक्ट में 1978 मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर्स पर काम किया गया और 345 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, 979 का सुराग लगाया गया। किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर 1452 मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर रन किए गए और 377 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जबकि जो 726 मोबाइल फोन्स थे उनका सुराग भी लगा लिया गया है। तो यूं ऐसे बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं कि जो कराची से फोन छीने जाते हैं, चोरी किए जाते हैं, ये मोबाइल फोन दुबई जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, वहां पर इन्हें फरोख्त किया जा रहा है, वहां पर इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो चुकी है। DIG के मुताबिक बरामद किए गए मोबाइल फोन्स में 22 ऐसे थे जो बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल किए गए और वहां की जो मकामी मार्केट्स हैं उसमें फरोख्त किए गए। फिर अफगानिस्तान में खरीद कर जो पाकिस्तान आने वाले अफगान बाशिंदे थे उनके IMEI नंबर्स के जरिए ये मोबाइल फ़ोन पकड़े गए हैं और उन्होंने बताया कि कोयटा पहुंचकर जब इन अफगानियों ने इन मोबाइल फ़ोन नंबर्स पर पाकिस्तानी मोबाइल सिम्स लगाई तो फिर उन्हें पकड़ लिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच की जानिब से मजीद इंकशाफात ये किए गए कि उनकी टीम ने ऐसे कई आईफोन्स भी पकड़े हैं जो कि कराची से छीने गए थे। जदीद तरीकों से आईफोन के जो कोड हैं, iCloud पासकोड, उन्हें ख़त्म किया गया। इन आईफोन्स को रीसेट करके दुबई की मार्केट में फ़रोख्त किया गया और उन्होंने बताया कि जिन शहरियों से ये बरामद हुए हैं वो तमाम दुबई की मकामी मार्केट से ख़रीद कर ही पाकिस्तान लाए थे। तो ये बड़ी अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसके ज़रिए जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो वापस से उन लोगों को मिलना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत ज़्यादा सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहे हैं। बहुत से ऐसे फ़ोन्स हैं, हमारे अपने ऑफिस में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ इस तरह के मिसाइब हुए हैं, तो हमें भी काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। तो कौमी टीम का मसरूफ़ और इंतहाई अहम क्रिकेट सीज़न आज से शुरू होने जा रहा है। यूं वर्ल्ड कप के लिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तैयारियां हैं उसका आखिरी मरहला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे इंटरनेशनल मैच महिंद्रा राजा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने जा रही है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भी इस हवाले से बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अपने एक इंटरव्यू में उनका यह कहना था कि हम तमाम खिलाड़ी एक यूनिट की हैसियत से एक दूसरे के साथ बहुत लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ की जीत है उससे जो मोमेंटम है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो अगस्त के आखिर में पाकिस्तान की मेज़बानी में शुरू होने वाला एशिया कप के लिए भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम में KL राहुल और बुमराह की वापसी हुई है। वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली की बात करें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में मज़ीद तब्दीली करना अब नामुमकिन है। राजीव शुक्ला का कहना है कि वर्ल्ड कप शेड्यूल तब्दील करना कोई आसान काम नहीं है, ऐसा अब नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं बहुत अहम सीज़न आज से शुरू होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। पाक अफगान मैच से उनका आगाज़ हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस सीरीज़ को?
जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी भी करनी है, लेकिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राइट कॉम्बिनेशन होता है वो आप उतारते हो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगर 3 मैचेस की मैं बात करूं, 3 मैचेस पाकिस्तान जरूर ऑब्वियसली फेवरेट्स यहाँ पर होगा, लेकिन अफगानिस्तान को आपको पता है कि कुछ हालिया अरसे के अंदर अफगानिस्तान की जो टीम है वो बड़ी डेडली आपको नजर आई है। उन्होंने बड़े बड़े टीम्स को जो लोगों ने टफ टाइम दिया, खास करके उनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ने। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब होता है जीतने में तो पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रैंकिंग में भी आ जाएगी। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, तो पाकिस्तान उसको ओवरटेक करके नंबर 1 पे भी आ सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर स्क्वाड की बात करूं, आपको पता है एक तो प्लस पॉइंट पाकिस्तान के पास है कि श्रीलंकन कंडीशंस को पाकिस्तानी बेहतर समझते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत से मैचेस खेले। उसके अलावा 2 मैच जो टेस्ट मैच सीरीज थी पाकिस्तान ने जीती भी। अभी भी आपको पता है हमारे काफी लड़के श्रीलंकन प्रीमियर लीग में मौजूद थे, तो वो उनको पता है उन विकेट्स का वो किस किस्म की बिहेव करती हैं। रहा सवाल उन शहीनशाह अफरीदी हो गए, बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि बार बार एक बात होती है फास्ट बॉलर्स को लेके कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का, कि वो किस तरीके से इसको कैरी करते हैं। क्योंकि आपने श्रीलंका में क्योंकि आपने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है, उसके अलावा उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, आसान नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक वर्कलोड मैनेजमेंट अपने फास्ट बॉलर्स के लिए उसको बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। और अफगानिस्तान सीरीज में किस तरीके से प्लेयर्स को आराम दिया जाता है, किस तरीके से चंक्स में फास्ट बॉलर्स को यूज किया जाता है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का। ठीक है अवैस, 2022 के आगाज से हम देख रहे हैं कि अब तब से लेके 17 में से हमने 13 वनडे इंटरनेशनल जीते हैं। इस साल मई में भी पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी की जो आलमी वनडे रैंकिंग है उसमें पहली मरतबा पहली पोजीशन हासिल की। जिस तरह से आप भी बात करें कि दोबारा से भी हम ये कर सकते हैं, तो कारकर्दगी तो फिर बहुत अच्छी जा रही है टीम पाकिस्तान की। देखिए अगर मैं जलब स्क्वाड की बात करूं तो मैंने बताया ना कि बड़ा आपको जबरदस्त स्क्वाड नजर आता है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आपके पास मौजूद है, इमामुल हक है, उसके अलावा फखर जमान है, बाबर आजम है, रिजवान है। असल चीज होती है जो बार बार मैं इस चीज पे हाईलाइट भी करता हूं, आपका मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने किस तरीके से स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को खेलना है। क्योंकि जहां पर हम बात करते हैं ना आखिरी 10 ओवर्स की, कि वहां पर आपको 9, 8 या 7 या 8 रन पर ओवर को पाइल अप करके 10, 11, 12 रन पर ओवर करना पड़ता है, ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए। वहीं आपको मिडिल ओवर्स जोन से हैं, क्योंकि वहां पर आप इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हो, आप उसको जो एवरेज उसको मेंटेन करके रखते हो, जो कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैं कहता हूं एवरेज से बिलो थोड़ा सा चला जाता है। उस चीज को थोड़ा सा मैं कहता हूं पाकिस्तानी बैट्समैन के दिमाग में ये चीज होगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिसेस से गुजरा है, तो उनको पता है कि हमने किस मुश्किल हालात में किस तरीके से यहां पर अपना बाउंस बैक करना है। लेकिन जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन अफगानिस्तान की है, काउंटर अटैक इफ्तिखार करते हैं, आगा सलमान करते हैं, उनकी इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ। आगा सलमान आपको पता है उन्होंने कुछ फायर दिखाया था श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन वो टेस्ट मैच सीरीज थी, ये वनडे सीरीज है, वनडे में उनका कोई एज सच अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, तो उनके ऊपर बड़ा दारोमदार हो कि वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है वैसे पाकिस्तान की जिस तरह से हम बैटिंग की हमेशा बात करते हैं, बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, उनको मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दीगर टीमों के मुकाबले में आप किस तरह से रैंक करेंगे, हमारी टीम कहां पर खड़ी है। स्पेशली अगर मैं अभी जो श्रीलंका से हम सीरीज जीते हैं उस पर अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है फील्डिंग बड़ी इंप्रूव थी? देखिए एक चीज तो आपको पता है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पे तो आप कभी भी सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप आपकी परफॉर्म कर रही है, चाहे आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, जरूर कहीं ना कहीं इमाद वसीम की कमी आपको मैं कहता हूं कि महसूस होगी, क्योंकि ओपनिंग स्पेल के अंदर इमाद वसीम बड़े इफेक्टिव रहे हैं यहाँ पर आपके पास। लेकिन जो प्लेयर्स हैं आपने उनको बैकअप भी कर रहे हैं। अब फास्ट बॉलर्स आपके बड़े जबरदस्त रहे हैं, जिस तरीके से इकॉनमी रेट को मेंटेन कर रहे हैं। आपको याद हो जब शहीनशाह अफरीदी नहीं थे तो नसीम शाह ने पूरा बटन कैरी किया था और उस लड़के ने अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखाया था। रहा सवाल आपकी बैटिंग का, देखें एक चीज थोड़ा सा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम को जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान टीम चल रही है, तो ये चीज ज़हन से निकालनी पड़ेगी कि यार हम 200-250 वाली टीम नहीं, हम 300-350, क्योंकि अब जो पार स्कोर चलता है वो 300 प्लस ही चलता है, 350, 350 वनडे मैचेस के अंदर भी। तो ये चीज थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, आपको 350 को टच करना पड़ेगा यहाँ पर मार्क को वनडे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इतनी क्रिकेट तेज हो चुकी है, वो 200-250 स्कोर इतना मायने रखता नहीं है। दूसरा अगर पाकिस्तानी बैट्समैन की बात करूं तो आपको पता है कि पाकिस्तान जब भी चेज में गया है, पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रगल किया चेज के अंदर, तो चेज के अंदर जो सा पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो वैसे आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? अफगानिस्तान कभी कभी हमें सरप्राइज भी दे देता है, बड़े टफ मैचेस हमने उनके साथ खेले हैं, हम जीते भी हैं, लेकिन पीछे हम एक सीरीज उनसे हारे भी हैं। आज के मैच पर कमेंट चाहूंगा आपका।
देखिए इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, आसान नहीं होगा क्योंकि वहां पर आपको पता है स्पिन बॉलिंग विकेट्स हैं और पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए मैंने बताया ना काउंटर अटैक करना राशिद खान को या दूसरे स्पिनर को आसान नहीं है नूर को, क्योंकि आपको बड़ा अपना खेलना पड़ेगा। लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट हमेशा आपको पता है जो बार बार बात होती है कि जी बेसबॉल क्रिकेट जो इंग्लैंड ने स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट मिडिल ऑर्डर में खेलनी पड़ेगी और खास करके आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के फास्ट बॉलिंग क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं उनमें मैं पाकिस्तान को ऑब्वियसली हाई रेट करता हूं क्योंकि हमारे पास पेस एक्सप्रेस पेस है, बैट्समैन इजी हैं खेलते हुए। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन विल बी अ टेस्ट फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान को उसमें जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले जब मैचेस होते थे इंडिया के साथ जिस तरह की हमारी राइवलरी होती थी, अब उस तरह की राइवलरी हम देखते हैं अफगानिस्तान के मैचेस में नजर आती है, प्लेयर्स के दरमियान नोकझोंक हो जाती है। लेकिन बड़ा अच्छा जेस्चर आज दिया अफगानिस्तान टीम के कैप्टन हशमतुल्लाह शहीदी ने जब उन्होंने रिवायती जो अफगानी ड्रेस हैं वो पूरी टीम को उन्होंने गिफ्ट किए हैं। देखिए यार वो हीट ऑफ द मूवमेंट होती है क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली जब स्कोर ना हो रहा हो, विकेट्स गिर रही हो, तो वो एक अपना आप कह सकते हैं एग्रेसिवनेस आपने कहीं ना कहीं निकालनी होती है और वो निकल जाती है। हीट ऑफ द मूवमेंट होती है, उसके बाद नॉर्मल चीज हो जाती है। लेकिन एक आपको पता है कि जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहे पीछे, चाहे वो वर्ल्ड कप मैच की बात करें, इंग्लैंड में आपको याद है लड़ाई हुई थी, उसके अलावा आप शारजा में तब भी लड़ाई हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था अफगानिस्तान को, फिर आईसीसी को भी बीच में कहा गया, फिर आपको पता है शारजा के अंदर दोनों स्टैंड्स अलग कर दिए गए थे, अफगानिस्तान अलग पाकिस्तान डाला गया था। तो चीजें ये तो होती रहती हैं, हीट ऑफ द गेम है। लेकिन यह है कि श्रीलंका थोड़ा डिफरेंट कंट्री है, वहां पर अफगानिस्तान के इतने ज्यादा लोग नहीं मौजूद वहां पर, लेकिन श्रीलंकन्स ने हमेशा जो भी टीम खेली, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान को बहुत प्यार वहां से मिला है। जब भी आपने पाकिस्तान वहां पर खेल रहा होता है, सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा होती है और वो बड़ा एक फ्रेंड्स वाला माहौल वहां पर पाकिस्तान के साथ रखते हैं वहां पर। ठीक है, वैसे एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा वनडे वर्ल्ड कप के हवाले से, शेड्यूल का जो खबरें हैं उसमें कोई सदाकत आप समझते हैं कुछ है कि चेंजिंग कुछ हो रही है? राजीव शुक्ला जो है वो तो इनकार करते दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं अभी हो सकता कि शेड्यूल को बार बार तब्दील किया जाए, वहां पर कोई सिक्योरिटी रिजर्वेशंस हैं? नहीं देखें, मुझे याद है कि कुछ अपना जो उनकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उन लोगों ने कहा था कि जी बैक टू बैक मैचेस को हम लोग सिक्योरिटी इतनी बड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कुछ कैजुअल चेंज किया जाए पाकिस्तान श्रीलंका मैच का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अब ये भी बात ठीक है क्योंकि देखिए हर चीज प्रिंट आउट हो चुकी है, टिकट सेल्स पे स्टार्ट हो चुकी हैं, ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस टाइम पे अगर आप कहेंगे जी हम लोग पूरा स्केड्यूल चेंज करना चाहते हैं तो मुश्किलात होती हैं, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और वाले से आपको बताते चलें कि अवैस यही कह रहे थे कि जो पाकिस्तान या इंडिया के साथ जो मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के हवाले से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई हैं, अब जो डेट्स हैं, जो मैचेस की तारीखें हैं, वो अब तब्दील वहां पर नहीं हो सकते। एक बड़ी आम खबर है आपके साथ शेयर करते हैं, जहां मरीम नवाज की ज़मानत की मनसूखी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरीम नवाज की ज़मानत के हवाले से मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और नैब ने ज़मानत के खिलाफ दायर दरख्वास्त भी वापस ले ली है। नैब तरामीम की वजह से मौजूदा केस वापस लिया जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। नैब ने 2019 में शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। मरीम नवाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। नैब ने ज़मानत के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। नैब तरामीम की वजह से मौजूदा केस वापस लिया जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। नैब ने 2019 में शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी और मुआशी बहरान की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि मुल्क छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं, बैरून मुल्क जाकर सेटल होना चाहते हैं, और जिसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, वो इतने अनस्टेबल हो चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी नौजवान काम करना नहीं चाहता। नौजवान हमें मायूस दिखाई दे रहे हैं और जब भी उनसे बात की जाती है तो वो काफ़ी गिले शिकवे करते दिखाई देते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया,
76 सालों में हम पाकिस्तान को जहां पर लेकर जाना चाहते थे, जहां पर पाकिस्तान को होना चाहिए था, आज पाकिस्तान वहां पर मौजूद नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि 7.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क से रुखसत हो गए और 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा था, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद तकरीबन 3 गुना हो चुकी है, 7,65,000 तक पहुँच चुकी थी। सन 2022 की बात करें तो जो आदाद शुमार हैं उसमें 92,000 आला तालीम याफ्ता जो पेशावर अफराद हैं, जिनमें डॉक्टर शामिल हैं, इंजीनियर्स भी शामिल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैं और जो अकाउंटेंट हैं, वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान छोड़ने वालों में सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग ही शामिल हैं। लोग बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं, गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ से भागना चाहता है। और ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं कि हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, शहबाज बलोच उनका नाम है, एक्स नेवल पायलट हैं, जो कि डिसेबिलिटी राइट्स पर बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काफ़ी वोकल हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट हैं और इस हवाले से हम काफ़ी उनकी जो खिदमात हैं उनको भी आज डिस्कस करेंगे। और अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को बल्कि अपनी ताकत बनाया है और वो सब अचीव किया है जो कि शायद हम सबकी ख्वाहिश है। और साथ ही साथ उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी उनसे जानेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे, फ्यूचर उनके प्लान्स क्या हैं, किस तरह से अब सोसाइटी में वो रोल अदा कर रहे हैं। जो नौजवान हैं जो मायूसी की तरफ जा रहे हैं, मायूसी का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, कौन से कॉजेज़ पर काम कर रहे हैं। शहबाज बलोच ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। शहबाज, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं वो लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बहुत उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमारा मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, उन्हें इग्नोर किया जाता है। किस तरह से कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया, किस तरह से आपकी ये जर्नी रही और ये डिसेबिलिटी किस तरह से हुई? थैंक यू वेरी मच अनवार फॉर कॉलिंग मी ऑन नियो टीवी। अभी आप बात कर रहे थे ब्रेन ड्रेन की और मुल्क छोड़ने की, मैं ज़रा उस पर पहले बात कर लूँ। जो नौजवान छोड़ के जा रहे हैं बेसिकली आजकल आप देखें कि इन हालात से वो घबरा के जो मैदान छोड़ के हमारे नौजवान जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन उन नौजवानों से ये है कि क्या पार्टीशन के वक्त इतने ही बुरे हालात थे जब मुसलमान इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट करके आए? बिल्कुल। उनकी रूहें हमारे नौजवानों को देख के खुश हो रही होंगी। उस वक्त 10 लाख मुसलमान शहीद हुए, 1,80,00,000 मुस्लिम्स वर माइग्रेटेड। तब आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, क्या उनके पास चीजें थी, क्या रिसोर्सेज थे, क्या एनवायरनमेंट था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, क्या फैसिलिटी थी? मेरा एक क्वेश्चन है ना उनसे, क्या इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप अपना मुल्क छोड़ के जा सकते हैं? अभी जाना मतलब चाहिए क्या हमें ऐसा इन हालात में? बुरे हालात में ही तो नौजवान का पता चलता है कि वो नौजवान है, ठीक है, उसकी हिम्मत का होता है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन क्या समझते हैं आप, जो हालात डेवलप हो चुके हैं, रोज़गार नहीं है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, लोग काफ़ी मायूसी का शिकार हैं, आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे। जब हम किसी भी बेसिक सैलरी की बात करते हैं, अगर हम मजदूर की बात करते हैं, 32,000 अगर मजदूर की सैलरी इस गवर्नमेंट ने कर भी दी है तो यही गवर्नमेंट उन्हें 20,000 का बिल भी भेज देती है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं वो भी ठीक है। फिर जिस तरह से हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है तो उनकी कोशिश है कि बाहर जाके पैसे कमाए जाएं, डॉलरों में जब इनकम होगी तो शायद उनके मामला बेहतर अंदाज में चल सकेंगे। देखें, पैसा हर चीज़ नहीं होती, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर इस मुल्क में कुछ ऐसे हालात आ ही गए हैं किसी भी वजह से, XYZ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, तो क्या हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं? क्या मुझे ऐसी कौम बता दें, अफ्रीका की एग्जाम्पल ले लें, वहां पे सिविल वॉर एनार्की उसका पार्ट है, ठीक है, क्या वो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया? इसी तरह कई एग्जाम्पल्स हैं, लोग मुल्क के लिए तड़पते हैं और आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आई मीन किस वजह से? सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा आपको? हर दिन नया दिन होता है अनवार साहब, इन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, हर दिन नया दिन होता है, कोई दिन पहले जैसा नहीं रहता, हर सुबह एक नई सुबह होती है। तो उस नई सुबह, उस होप, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि होप पे दुनिया कायम है, तो उस होप पे हमारी जो होप है उसको कायम रहना चाहिए। और हमें नई सुबह की जो है ना नवीद कभी भी मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आप देखें कि 20 अगस्त को जो हमारे जो निशाने हैदर थे राशिद मिनास जी, उन्होंने इस मुल्क के लिए अपना प्लेन क्रैश किया था। बिल्कुल। किस वजह से? उनको क्या पैसों की जरूरत थी?
क्या उनको स्टेटस की जरूरत है, किस वजह से? तो ये वो सारी एग्जांपल्स है, वी नीड टू सी कि हम अगर इस जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, मैं निशान हैदर के साथ साथ उन जो मुसलमान जो पार्टीशन के वक्त उन्होंने खून की अपने जान की कुर्बानी दी, तो वो क्या खुश होंगे इस एक्ट ऑफ द यूथ के वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है शहबाज, जिस तरह से आप भी नेवल पायलट रह चुके हैं, आपकी मैं कहानी ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये डिसेबिलिटी हुई और किस तरह से आप अब इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। इसको मैं डिसेबिलिटी नहीं कहूँगा, मैं डिफरेंटली एबल हो गया हूँ। ठीक है, पहले मैं डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी गुजारा था, डिफरेंट तरीके से बस मैं पायलट था, फिर मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट ही रखूँगा, और फिर मुझे आँखों में कुछ प्रॉब्लम हुई और मेरी फिर सर्जरी हुई और उसके बाद मेरी आईसाइट चलेगी। देखिए साइट चली गई, नज़र चली गई, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको अगर अल्लाह ताला एक विजन अता कर दे तो क्या ये सौदा बुरा है? पहले मेरी नज़र थी लेकिन मुझे नज़र नहीं आता था, अब मेरी नज़र नहीं है लेकिन अब मुझे नज़र आता है। ठीक है, एक विजन है, ठीक है, एक विजन है। ठीक है, तो अच्छा अचीवमेंट्स पे आपकी बात कर लेते हैं। जिस तरह से भी ब्रेक से पहले भी मेरी आपकी गुफ्तगू हो रही थी और आप काफ़ी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहे थे, जिस तरह से लंदन में आपको अवार्ड दिया गया है, आपको नवाजा गया आपकी खिदमत के हवाले से, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग अभी भी आप कर रहे हैं। जी, अभी मुझे रिसेंटली किंग की तरफ से अवार्ड मिला है, क्रेस्ट ऑफ हॉन्सलो, और वो जो जितनी भी मैंने कम्युनिटी सर्विस की है ह्यूमैनिटी के लिए, नॉट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट बट डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। तो मेरा विजन ये था कि हम जब तक एम्पावर्ड नहीं करेंगे इन लोगों को, स्पेशली जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, जो 10% ऑफ दी पॉपुलेशन है और दुनिया में वो 16% है, अब 16% अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन लोग हैं। तो अब आप ये देखिए कहीं ना कहीं तो ये जाएंगे, इनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अपने, आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, 10% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक 2.5 करोड़ वो बंदा डिसेबल्ड है। इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इनकी कौन बात करेगा? इनके लिए मैंने कुछ सजेशंस गवर्नमेंट के लिए मैं देना चाहता हूं कि दे शुड हैव रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आप इनको 5 सीट्स दें ताकि अपनी बात कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स बता सकें, नंबर 1। नंबर 2, इनकी मिनिस्ट्री फॉर स्पेशल पर्सन होनी चाहिए कि वो इनके राइट्स को देखे, इनके लिए पॉलिसीज बनाए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखे। प्लस नंबर 3, इनकी जो गवर्नमेंट के अंदर कोटा है, जो जॉब्स का कोटा है, वो इंक्रीज किया जाए, उसमें शफाफियत होनी चाहिए। क्योंकि हम हर रोज देखते हैं कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, कभी कहीं पर एहतजाज कर रहे होते हैं, कहीं पर धरना दे रहे होते हैं, कभी किसी रोड को ब्लॉक कर रहे होते हैं, सिर्फ अपना हक हासिल करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली देखना चाहिए कि हमारी जो मिनिस्ट्री फॉर स्पेशल पर्सन है, मेरे नज़दीक उसके अंदर मैं जो सजेशंस देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि उसके अंदर दे शुड हैव नॉट ओनली स्पेशल पर्संस में डिसेबल भी नहीं, ट्रांसजेंडर्स भी आने चाहिए। आई मीन ट्रांसजेंडर्स भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के लिए मैंने एक बिजनेस मॉडल बनाया, स्किल सेंटर्स बनाए, उसके अंदर हमने IT यूनिट्स, स्टिचिंग यूनिट, उसके साथ साथ कुकिंग यूनिट लगाया ताकि उनको एक स्किल दी जा सके, ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से दे शुड अर्न मनी। तो ये सारी सजेशंस आई वांट टू गिव टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि इन सारी लोगों को एक, वो कहते हैं ना, डू नॉट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू कैच इट। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू कैच इट एंड बेक इट आल्सो। ठीक है शहबाज, जितनी भी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, हमेशा से हम हर चीज़ डाल देते हैं हुकूमत पर ही। आपके सामने है हुकूमत जिन मुश्किलात का शिकार है इस वक्त। अगर हम मुआशी तौर पर बात करते हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त हमारे मुल्क में। अभी तो हम सिर्फ इसी कयास में जी रहे हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, नई हुकूमत आएगी नहीं आएगी, फिर वो IMF से मामलात हल करेगी। तो आपको लगता है जिस तरह से अब इशूज़ हम देख रहे हैं, जिस तरह से नौजवान बाहर के मुल्क में जाना शुरू हो गए हैं, डिसेबल लोगों की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है हुकूमत का फोकस है इन चीज़ों पर, या फिर इंडिविजुअली हमें भी साथ कुछ करने की ज़रूरत है? देखें, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। पहले तो आप मुझे बताएं इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने आज तक क्या किया, ये क्वेश्चन आप अपने आप से बिल्कुल। मैं जब लंदन गया तो लंदन से मैं वापस आया तो मैं एक विजन लेके आया, वो ये कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ लाहौर के अंदर, और मेरा विजन ये है कि मैं लाहौर के AQI को, जो 97% ऑफ द पोल्यूशन बन जाता है, उसको मैं कैसे कम करूँगा। और ये मैं पूरा प्लान लेके आया।
इसमें चाहे मेरे साथ हुकूमत होगी या नहीं होगी, मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, क्योंकि ये मेरा एक विजन है, ये मेरा एक मिशन है। मुझे अब इस सवाल का जवाब दें, मुझे किसी इन्वायरमेंट के फैक्टर से फर्क पड़ा? नहीं, मैं तो अपने मुल्क के लिए उसी तरह काम कर रहा हूँ। द पॉइंट इज के वही बात आ जाती है कि आपका अल्लाह की ज़ात पे कितना एतकाद है, अपने आप पे आपने कितना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच तो हमारी है नहीं, तो हम चाहते हैं हर चीज ब्लेम गवर्नमेंट पे। भाई गवर्नमेंट ने, आप देखा है जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो वो लोग अपने तरीके से आपने देखा होगा कि वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता। आपने इंडिविजुअल एफर्ट में क्या किया है। देखें, फर्द से फैमिली बनती है, फैमिली से आपका पूरा जो है खानदान बनता है, खानदान से आपका मोहल्ला, मोहल्ले से पूरा शहर, शहर से सूबा, सूबे से पूरा मुल्क। तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ चलता है, एक स्नोबॉल इफेक्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल तरीके से आप अपने, आपने देख लिया कि आप हम फ्लड में हमने देख लिया कि कितना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में अभी हवाई में आग लगी हुई जी, ठीक है, लोगों के घर जल गए। एक फैमिली थी, 6 बंदे थे उसमें, डिस्प्लेस हो गई, उनका घर जल गया। उनके नेक्स्ट टाउन के अंदर, उनके साथ वाले टाउन में उस फैमिली में एक और फैमिली थी, 2 मियाँ बीवी थे। उन्होंने कहा कि आप इस घर में रहें जब तक मर्जी आप रहना चाहें। इसी चीज को उठा के पाकिस्तान में ले आए। फ्लड में क्या हुआ, कितने लोगों को हमने अपने जो नेबर्स थे या पड़ोसी, हमने जगह दी। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आप बात तो पहले एथिक्स की तो करें ना, अपने आप की करें, फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें या किसी और इदारे को ब्लेम करें। इंडिविजुअल एक एफर्ट करें, और उससे आप देखेंगे माशरे में कितनी कंट्रीब्यूशन, आपका सोशल कोशेंट इंक्रीज होगा और एडवर्सिटी क्वोशंट कम होगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, अगर हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो कहीं ना कहीं शायद हमारे मुल्क के लिए कोई फायदा भी है। एक तो जब हम बात करते हैं रेमिटेंस की बात करते हैं कि हमारे मुल्क को रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भेजते हैं, जिससे बहुत सारे मामला पाकिस्तान के भी चलते हैं। साथ ही साथ जब हमारा नौजवान बाहर जाएगा, और सारे नौजवान वहाँ नहीं रह जाएंगे, बहुत से ऐसे हमने देखा कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो बाहर गए हैं, बाहर से पढ़कर पाकिस्तान वापस आए हैं और पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। देखें, इसमें यह देखना पड़ेगा कि वो जा क्यों रहे हैं। ठीक है, देखें, आप मकसद देखें कि वो जा क्यों रहे हैं। वो जा रहे हैं जी, हम पाकिस्तान छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब। डू यू थिंक दे विल कम बैक? आई डोंट थिंक सो। द पॉइंट इज, इसी इनिशियल पॉइंट पे डिबेट होनी चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो यार। ठीक है, क्या आप, जब आप मैदान जंग में होते हो, तो मैदान जंग में जो आपका मुखालिफ होता है, तो आप लड़ाई लड़ने से पहले ही भाग जाते हो, तो वो क्या कहलाता है? कॉवर्ड। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, मुझे नौजवान देख रहे होंगे, लेकिन उनको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू। लेकिन शवाज, हम देखते हैं कि एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि जो लोग हम देखते हैं, बहुत से ऐसे एजेंट्स बैठे हैं, उनको मिलियंस में पैसा देते हैं कि किसी तरह से हमें बाहर भेज दिया जाए, और बहुत से फिर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने देखा यूनान में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, 750 बंदा वहां पर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। लोग पाकिस्तान में इतने पैसे होने के बावजूद, जो वो किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, या अपने पास से पैसा लगाते हैं, पाकिस्तान में वो बिजनेस नहीं करते। इस पे हम देख रहे हैं कि इस हवाले से कुछ मीम्स भी चल रही हैं कि जिनसे हमने आजादी ली थी, अब हम 30 लाख 40 लाख देके उनसे वीजा ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम? देखिए, आप जो बिजनेसेस और जो आइडियाज लेके बाहर जा रहे हैं, आप इसको एज ए एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करें। ठीक है, और पाकिस्तान, अभी आप मैं देख रहा था शो पे, डॉक्टर अफान से बात कर रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा मैं 2008 से स्टार्ट किया। कितने साल? 15 साल। लॉन्ग जर्नी, 15 साल। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो ये नौजवान जो इस माइंडसेट से जा रहे हैं, देखिए, उनका एक गोल है, शॉर्टकट, मनी, एंड दैट्स ऑल। जो नौजवान ये समझते हैं, जिन्हें मुल्क से प्यार है, दे शुड स्टे बैक। हालात अभी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में हालात अप एंड डाउन चलता रहता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हालात से घबरा जाएं। इसी वक्त तो आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन से घबरा के अपना घर नहीं छोड़ सकते। जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मैं उस वक्त हार जाता हिम्मत। मैं, ये अंधेरा ही था ना। अगर आप इसको फिजिकली ले लें या आप इसको फिलोसफिकली ले लें कि जी
चैलेंजेस आ गए और इन्वायरमेंट में अंधेरा आ गया और दुनिया में अंधेरा छा गया, तो मुझे बताया मैं घबरा जाता, मैं हिम्मत हार जाता। यहीं पे तो मेरे अल्लाह का पे एतमाद का टेस्ट था, मेरी कॉन्फिडेंस का, मेरी ट्रेनिंग का, मेरे विजन का टेस्ट था। तो पॉइंट इज कि आपने, यही वो वक्त है जिसमें आपकी नर्व्स टेस्ट होनी है, आपको साबित कदम होना है, बिल्कुल आपकी विल पावर का टेस्ट होना है। ठीक हो जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया शहबाज बलोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाज़रीन, और बिल्कुल कह रहे थे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें साबित कदम रहना है और पाकिस्तान के जो अच्छे दिन हैं इंशाल्लाह वो भी जरूर आएंगे। कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।